तो ये आपका है ISI MS QMS 2022 PYQ और ये दूसरा पेपर है सब्जेक्टिव, तो ये है QMB। अभी जो हमने जस्ट अभी किया है इससे पहले QMA, ठीक है। तो इसमें ट्राई करके आए हो तो बताओ, क्योंकि ये हमारा PYQ बैच ही है, इसमें बस मैं डाउट मेनली मैं चाहता हूँ बताऊँ, क्योंकि जिनको क्वालिफाई करना वो खुद सॉल्व करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद सिलेबस रिवाइज करेंगे, खुद PYQ करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। जो डाउट है उसके लिए आपका बैच टाइम 6 to 8 है या 10 to 11 रात को भी डाउट क्लास होती है, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आपका डाउट सेकेंड क्वेश्चन में है ना, चलिए सेकेंड में क्या A B दोनों या A ओनली? सो कह रहा है कि a company manufacturing industrial enclosures is interested in optimizing the powder coating process to minimize the variation in coating thickness around the target value of 56 microns. The models developed for thickness variance and the expected value of thickness are given below, ठीक है। सो मॉडल डेवलप हुआ है थिकनेस वेरिएंस के लिए एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थिकनेस आर गिवन, तो ये हमें दे रखा होगा थिकनेस वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन होगा। आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अ कंडक्टिविटी, सो आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ अ कंडक्टिविटी एंड द पाउडर output which would result in an expected thickness of 56 micron. okay, so हमें ऑप्टिमाइज करना है, so interested in optimizing the powder, अच्छा यहाँ पे कर रहा था, so ये powder coating process to minimize the variation of coating thickness, तो मुझे ऑप्टिमाइज करना है वेरिएशन ऑफ कोटिंग थिकनेस अराउंड टारगेट वैल्यू उसका है 56 माइक्रोन का, ठीक है, मिनिमाइज करना है वेरिएशन। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड द पाउडर आउटपुट, तो तुम्हें बताना है कि वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी क्या है एंड पाउडर का आउटपुट क्या है, ये दो चीजें बताना है ना। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, बताओ। which would result an expected thickness of 56 micron with a minimum variance, तो मुझे बता रखा वेरिएंस को मिनिमाइज करना है, सो वेरिएंस एक फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना है और एक्सपेक्टेड थिकनेस 56 माइक्रोन चाहिए। ओके, तो to execute the powder coating process the conductivity and powder output needs to be greater than 0, तो एक काम करो एक्स वाई मान लो, ठीक है ना। सो कंडक्टिविटी इज फॉर एग्जांपल x एंड पाउडर आउटपुट इज y फॉर एग्जांपल, ठीक। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सो ये आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो वेरिएंस है वो है 9.5 प्लस 2x स्क्वायर, है ना। कंडक्टिविटी को मैं x बोल रहा हूँ और पाउडर आउटपुट को y, सो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड थिकनेस जो है वो है 4 टाइम x प्लस 12 टाइम y, डन। एक्स वाई इज मोर देन इक्वल टू 0, ये यहाँ कह रहा है नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, तो ये आपको एक्स वाई मोर देन इक्वल टू 0 है। वेरिएंस दे रखा है, हाँ हाँ, तो यहाँ से सॉल्व कर पाओगे आप, तो ये हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब ये हो गया एलपीपी टाइप का प्रॉब्लम कि मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस। तो जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया ए बी वाला वैसे ही हो जाएगा, यहाँ से y निकाल लो, यहाँ रख दो, वन वेरिएबल फंक्शन हो गया, कैलकुलस के तरीके से आप मिनिमाइज कर दो। हाँ, बी कह रहा है कि व्हाट इज द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब बिलीव मी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लास 12th में तुम अगर देखोगे एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6
एक्सरसाइज 6.3 उसमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, चेक करना। मतलब जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है, तो क्लास 12 का एनसीईआरटी खोलो, चैप्टर 6 ओपन करो, एक्सरसाइज 6.3 देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक होगा, वहां में भी क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके आसपास देखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है वहां भी। तो करेंगे कैसे इसको? तो अगर ये टॉपिक तुम रिवाइज कर लिए ना एनसीईआरटी में जाके 6.3 एक्सरसाइज पूरा कर लिया तुमने, एग्जांपल एक्सरसाइज 12th क्लास के बेसिक एनसीईआरटी से भी, तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। वो तो मैंने शो कर दिया सर। हाँ, डेरिवेटिव निकालने ई पे मैक्सिमम आ रहा है। ओके ठीक है। व्हाट इज द इंटरवल ऑन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग? ठीक है, हाँ 0 to e आई है, वो मेरा आ गया, मैं बस लिखने के लिए। अच्छा, कैसे लिखेंगे? नहीं वैसे ही जैसे आप लोअर क्लास में लिखते थे, क्या ही है, fx है log x अपॉन x। तो वही चीज है ना, आप क्या करोगे, लिखना में क्या है, आप f डैश x निकालो। सो f डैश x जब आप फाइंड करोगे और डोमेन दे रखा है 0 से इंफिनिटी, अब देखो तुम्हें क्या चेक करना है यहाँ पे, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो मुझे ये चेक करना है f डैश x कहाँ पे मोर देन इक्वल टू 0 है, यही ना। तो सिंपली पहले तुम f डैश x को चलो 0 कर दो, तो 0 करोगे तो 1 माइनस लॉग x बराबर 0 आ जाएगी। सो x बराबर e आ गई। अब एक साइन स्कीम बना लो, तो यहाँ 0 है और इधर इंफिनिटी है, मैं 0 पे स्टॉप कर रहा हूँ, 0 से इंफिनिटी ये आपका डोमेन था। सो इसमें आप e बीच में लोकेट कर लो। अब देखो x की वैल्यू अगर e से मैं ज्यादा लेता हूँ तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सो log e स्क्वायर कितना होगा, e स्क्वायर इधर है, log e स्क्वायर इज टू 1 माइनस 2 अपॉन दिस, तो नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया कि f डैश x इज मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अबे वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 देखो, इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 से e इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इस पे हो गया इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, इस पे इंक्रीजिंग होगा, इतना ही करना है। चलो आगे, तो नेक्स्ट बताओ, 8 नंबर 8वां। 6 था, अच्छा 6 ए पार्ट, ओके। सो ये कह रहा है कि 1 इंच डायमीटर क्वाइन, एक क्वाइन है, इज थ्रोन ऑन टेबल। सो एक क्वाइन है, मतलब क्वाइन क्या सर्कल बोल सकते हैं, तो इसका डायमीटर 1 इंच है और उसको थ्रो किया आपने टेबल पे, कवर्ड विद अ ग्रिड ऑफ लाइंस 2 इंचेस अपार्ट, ठीक है। सो ऑन द टेबल कवर्ड विद अ ग्रिड ऑफ लाइंस 2 इंचेस अपार्ट, सो 2 इंच का डिस्टेंस है उन ग्रिड्स में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन लैंड्स इन अ स्क्वायर विदाउट टचिंग एनी ऑफ द लाइंस ऑफ द ग्रिड? ये थोड़े से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, इसका नाम है, बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। बताओ तो विकेरवादी के पहला निडल प्रॉब्लम सुना है तुमने? ये गूगल करो पता चल जाएगा, निडल प्रॉब्लम है, या विकेरवादी की बुक में पहले फर्स्ट चैप्टर में ही एग्जाम्पल है ये, या गुप्ता कपूर में भी है ये टॉपिक। तो ये बहुत स्टैंडर्ड जो मैचिंग प्रॉब्लम होते हैं उस तरह के केसेस जो हैं, तो ये निडल प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो वही है कि यहाँ पे एक निडल को थ्रो किया, लेकिन इसने कॉइन को थ्रो किया है, तो यहाँ एक्चुअली क्या है, कॉइन को थ्रो किया। निडल प्रॉब्लम में क्या है कि एक हम लाइन को ड्रॉप करते हैं, पेन को ड्रॉप करते हैं एक्चुअली वहाँ पे,
कि लाइन ऑफ लेंथ एल है उसको ड्रॉप करते हैं ग्रिड में, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो टच नहीं करेगी, इस तरह के केस होते हैं निडल प्रॉब्लम में। तो इससे कुछ रिलेटेड है, तुम गूगल कर सकते हो तो आइडिया मिलेगा ये क्या होता है। तो one is diameter coin is thrown on the table covered with a grid of lines 2 inches apart, और हमारे पास जो वो सर्कल है तो उसका डायमीटर जो है हमारे पास वो 1 है ना, 1 इंच है। सो ये डायमीटर है आपका 1 इंच है, रेडियस 0. होगा। अब क्वेश्चन ये है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन लैंड इन ए स्क्वायर विदाउट टचिंग एनी ऑफ द लाइंस ऑफ द ग्रिड। तो टच कब करेगी, क्वेश्चन ये है यहाँ पे। अब ये 2 इंचेज अपार्ट है, तो बताओ इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ऐसे सोचूं, सो अगर ये 1 सेंट यहाँ पे ये 0 से 2 का इंटरवल है नेट से, ठीक, तो अगर यहाँ ड्रॉप होता है तो ये 1 है ना, 2 लेंथ, मतलब ये मैं जैसे एक इंटरवल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। अब कॉइन ड्रॉप हुआ तो ये जो इसका सेंटर है सर्कल का, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है ताकि टच ना करे। सो चूंकि इसका रेडियस तो 0.5 इंच है ना, ये 0.5 है, डायमीटर 1 है, तो डायमीटर 1 है, यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है, इसके बीच आ सकता है, ये चीज है। जो सेंटर है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तुम्हें पता है क्या पूछना चाह रहा हूँ। जो सेंटर है वो 0.5 से कहाँ तक जा सकता है। हाँ, इसको ओपन कर लो, टच नहीं कराना है तो। हाँ, तो जो सेंटर है उसका ये पॉसिबिलिटी है, सेंटर कैन फॉल ऑन दिस इंटरवल 0.5 to 1.5। Two inches apart, and what is the probability that the coin lands in a square without touching any lines of the grid। ठीक है, तो किसी भी लाइन को टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटर है वो इस पे होगा। अब सेंटर इस पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। तो 0 से 2 सैंपल स्पेस है तुम्हारा, ठीक है। x बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म 0 2। सो क्या प्रोबेबिलिटी है x विल बी, क्योंकि अगर मैं थ्रो कर रहा हूं, किसी एक ग्रेड की बात करूं तो थ्रो कर रहा हूं तो कॉइन का सेंटर या तो यहां होगा या यहां होगा, यहां होगा। तुम सोच रहे हो सर इधर गिरा तो ये एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हर ग्रिड है, तो हम सिर्फ एक ग्रिड के लिए काम करेंगे। अगर कॉइन ऐसा है तो इसका सेंटर इधर चला गया, तो ये वाला केस मेरा इसके सिमिलर है, यहाँ पे आ गया एक्चुअली, समझ रहे हो ना। तो समझ आया कि नहीं? ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ अगर इधर मान लो तुम कहो यहाँ गिरा, तो ये आइडेंटिकल केस है यहाँ गिरने के, तो मैं एक ही ग्रिड की बात कर रहा हूँ, बाकी आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो x यूनिफॉर्म 0 2 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 0.5 या 1.5 के बीच होगी, ये निकाल लो, ये होना चाहिए 1/2। हाँ, तो यही होना चाहिए। ये डिफरेंस इसका 1 का है और अपॉन में 2 है। तो यहाँ क्योंकि सर्कल था तो वो है, वैसे ही एक निडल प्रॉब्लम है, निडल होता है, तो एग्जैक्टली निडल प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे एक कॉइन है जो कि सर्कुलर है। निडल प्रॉब्लम में एक लाइन होता है, लाइन को ड्रॉप करते हैं उसका, तो वहाँ भी एरिया उरिया कंसीडर करना पड़ता है। सर एरिया नहीं लेंगे, हाँ क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर्कल भी सर स्क्वायर बन रहा है, 2/2 का स्क्वायर बन रहा है। 2/2 का स्क्वायर, अच्छा आप ये कह रहे हो कि 2/2 का स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर यस सर, इसमें 0.5 से 1.5 के बीच में वो जा सकता है, तब वो टच नहीं करेगा। हाँ वो भी अंदर एक स्क्वायर बनता है सर। हाँ, वो तो सही कह रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों एरिया को डिवाइड करते हैं तो। अच्छा एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि मैं अगर ऐसे सोचता स्क्वायर के जैसा कि ये भी 2 है और ये भी 2 है ना। ओ 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं वर्टिकली सोचता हूँ तो वर्टिकली भी क्या होगी, हाँ, तो जो फॉल कर सकता है वो कहाँ पे फॉल कर सकता है, अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये बिलोंग कर, ये रेडियस का तुम वो कर सकते हो। तो ये तो मैंने 1 डायमेंशन सोचा है ना,
अच्छा ये मैंने अभी 1 डायमेंशनल सोचा है, सिर्फ एक साइड का। और इसने कहा था कि a 1 inch diameter coin is thrown on the table covered with a grid of lines 2 inches apart। तो ग्रिड ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, दोनों कंसीडर करना होगा ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों। ग्रिड का ही मतलब है ना। अब नहीं होगा सर। अभी जो मैंने कंसीडर किया वो सिर्फ वर्टिकल लाइंस कंसीडर किए थे, तो उसके लिए ये आंसर आएगा। अब थोड़े से इंग्लिश प्रॉब्लम, मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि ये ग्रिड ऑफ लाइंस का क्या मतलब है। आई थिंक ये इस तरह के होता है ना ग्रिड ऑफ लाइंस, ये 2/2 के स्क्वायर बन रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये कंसीडर करना। अभी चूंकि है ना थोड़े से मतलब इंग्लिश वाला इशू है यहाँ पे, तो मतलब मेरी समझ से मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जैसे सोचा मैंने कि सिर्फ वर्टिकल लाइंस के हिसाब से सोचा मैंने, सिर्फ एक ही हमने साइड कंसीडर की है। अगर आप ऐसे 2 डायमेंशन सोचोगे कि डबल ग्रिड है, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा, यस, तो मुझे एक 2/2 स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ सोच रहा था वैसे ऐसे सोचना पड़ेगा। तो यहाँ 1.5 से 2.5 हो सकता है, यहाँ 1.5 से, यही ना। यस सर। ओके, सो नाउ सेंटर जो है इसका टच नहीं करना चाहिए ना उसको। हाँ, सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ फिर। सर ऐसे नहीं सोच सकते, अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा है, अंदर भी, साइड की लेंथ 1 और तो यहाँ तुम जब कॉइन को रखोगे सो ये तो नहीं होगा ना। हाँ तो उसके एरिया को करिए। हम ये जो स्क्वायर बना रहे हैं वो सेंटर के लिए बना रहे हैं। यस ये सेंटर के लिए बना रहे हैं। हाँ, तो यहाँ 0.5 और यहाँ 0.5, तो यहाँ आ सकता है। सो इसके अंदर फिर से स्क्वायर आ रहा है, ये कह रहे हो ना आप, ठीक है। तो मतलब 2 डायमेंशनल केस ले रहे हैं, तब ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कि दिस एरिया अपॉन दिस एरिया। अगर 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी हाफ टू दिस हाफ टू दिस, तो ये एक्चुअली एक स्क्वायर बन गया, सही कह रहे हो आप। हाँ, तो अगर 2 डायमेंशनल ग्रिड कंसीडर करें, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों है, तो उस केस में इसकी बात करना है, तो यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक x ले लो एक y ले लो। ये सर वो क्या है? तो यहाँ से एरिया ऑफ दिस लोअर स्क्वायर अपॉन लार्जर, स्मॉलर स्क्वायर अपॉन लार्जर स्क्वायर, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो ये जस्ट वन वे के लिए था, ये जस्ट वन साइड के लिए। वर्टिकल कंसीडर करोगे तो ये फिर इसके अंदर बात है, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये भी कंसीडर करना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट फोर्थ का बी लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ, ये हार्मोनिक। सो ये कह रहा है कि सो इफ x1 x2 x20 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब HP में है, सो x1 2 x20 आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इजी है ना। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसका क्या मतलब है, ठीक। अब x1 2 एंड x20 GP में है, तो 3 नंबर GP में है, तो क्या रिलेशन होता है, हाँ, तो 4 इज इक्वल टू x1 इंटू x20। अब यहाँ पे देखो, सो दिस इज a प्लस डी, तो a ये a है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो 1/x1 a है, 1/x2 a प्लस डी है, 1/x20 a प्लस 2d है, इस तरह से। तो बताओ 1/x20 क्या हो, ये क्या बनेगा, 20वां टर्म है ना। सो a प्लस 19d, तो ये आपका आ गया, और यहाँ से a x1 x20 है ना, ये a आ गया। सो नाउ 4 इज इक्वल टू x1 है ना x20, तो आपका बन जाएगा 1/a इंटू a प्लस 19d, ये दे रखा है। तो बताओ, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि x1 एंड xr प्लस 1 r फ्रॉम 1 to 19 क्या होगा।
इसको जरा सिंप्लीफाई करो, डी की वैल्यू निकालो एक टर्म में, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हो एक टर्म में। यहाँ डी निकालो, चेक करो ये आएगा, तो डी आ जाएगा तुम्हारे पास ए के टर्म में क्या आएगी, सो डी इज फाइनली, एलसीएम ले लो, सेवेंटी सिक्स, नहीं 19 फोर से कितना होगा, 76 एंड ए ये रहेगा ही, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। ओके तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा एक्चुअली, इसको फैक्टराइज भी कर सकते थे ना हम लोग, फैक्टराइज इन द सेंस पार्शियल फ्रैक्शन। सो अगर उसको पार्शियल फ्रैक्शन करते तो क्या आता, वो भी कर सकते थे हम। हाँ इजी है, देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं कहना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन से आंसर आ जाएगा। देखो तो अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूँ इसके बजाय, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि हमने ये देखा कि x1 इज 1 अपॉन a एंड x2 इज 1 अपॉन a प्लस d एंड रनिंग a20 इज या x20 इज 1 अपॉन a प्लस 19d, ये फॉर्म है जब शुरू में बोला था। अब उसने बोला कि x1 इंटू x20 बराबर चूंकि 4 है, ये बता दिया। चलो अब ये बोल रहा है समेशन r फ्रॉम 1 to 19, तो यहां से आ गया दिस। अच्छा यहाँ पे x1 x2 xr क्या होगा, यहां से अगर लिखे तो हम xr की वैल्यू इस इक्वेशन से, तो ये जो है xi का एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से xr कितना बनेगा, ये बनेगा ना। ये हो गया, तो इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, सो ये बनेगा हमारे पास, हो जाएगा, कैंसिल होता चला जाएगा जब पार्ट वो करो, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो कैंसिल होता चला जाएगा वो, हाँ टेलीस्कोपिक टाइप का, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलो आपका मतलब 2022 वाले पेपर कंप्लीट हो गया, पीएसए मतलब यहाँ एक्चुअली इसका नाम है क्यूएमए क्यूएमबी, दोनों कंप्लीट हो गया। बाकी लोगों का कुछ है, शिल्पी संस्कृति श्रेया आप लोग कर रहे हो या ऐसी क्लास अटेंड कर रहे हो, बस ट्राई कियो या ऐसी क्यों क्लास अटेंड कर रहे हो आप, सारे बैच में क्लास अटेंड करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको उतना ही आएगा जितना आप मेहनत कर रहे हो। क्लास कितने भी अटेंड कर लो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट तब होता है जब आपको ये पता हो कि क्या सीखना है, तो उससे होगा। ठीक है सर मैं एमस्टैट कर रही हूँ, ये तो मैं बाहर थी तो इसलिए मैं देख रही थी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो एमस्टैट से सारे पीवाई को निपटाइए, फिर उसको डाउट डिस्कस करते हैं ना। ठीक है, मतलब जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसके पीवाई को खुद से कंप्लीट करो, फिर मेरे साथ आप सिर्फ डाउट डिस्कस करो। मतलब आपको सब कुछ जानने की जरूरत थोड़ी है, यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कोई बच्चा अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका 80-70% ऑलरेडी वो जानता है, वो बीएससी में कर चुका है या समवेयर कर चुका है वो, तो जो आपको 10-20% जानने की जरूरत है वो क्लास में डिस्कस करो। ये है जरूरी नहीं सारी क्लास अटेंड करना जरूरी है, ये है जरूरी है कि आपकी जो प्रॉब्लम जो आपको सीखना है वो सीखो, क्योंकि सिर्फ क्लास अटेंड करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना है। फायदा तब होगा जब आप खुद एफर्ट्स करोगे, देन आप डाउट डिस्कस करो। ठीक है, तो आज ही स्टॉप करते हैं। तो अभी हमने आज किया 2022 जो ISI MS QMS का पेपर है उसके PYQ का दोनों पार्ट कर दिया कंप्लीट। इससे पहले 2023 PYQ किया तो वही कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में जब इसकी क्लास आएगी, अब आई थिंक सैटरडे आएगी, तो सैटरडे को हाँ फिर 2021 वाला पेपर करेंगे हम इसका। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके आइए जो लोग इस बैच में हैं,
और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी पे फोकस करो, उसके सिलेबस करो, उसके पीवाईक्यू करो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसकी तैयारी करो, है ना। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम सीखने लगोगे जिंदगी कम पड़ जाएगी, इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं, अगर कोई इंसान चाहे कि वो सारी देख जाए तो उसको 10-15 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक दिन में इतनी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं दुनिया में कि तुम पूरे ज़िंदगी भर में शायद ना देख पाओ, इतना एक दिन में अपलोड हो रहा है। तो ये सब समुंदर है, तो तुम इसमें मत रहो कि तो पूरी दुनिया, मतलब सबको सीखना है। जस्ट सी कि आपकी ज़रूरत क्या है, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही जानना है आपको जस्ट। तो उसी की सिर्फ प्रिपरेशन करो जो आपका, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो उसी का सिलेबस देखो, उसी का पीवाईक्यू करो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। ठीक है, मॉक टेस्ट उससे रिलेटेड हो। बाकी सीखने को दुनिया में बहुत कुछ है, उसके लिए बहुत ज़िंदगी है। टाइम वेस्ट मत करो बाकी चीज़ों पे, वो डिस्ट्रैक्शन कहते हैं उसे, है ना। तुम चाहते हो ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, मत करो। तुम्हें जो ज़रूरत है उतना ही सीखो, उतना ही काफ़ी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट सर जी।